हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन। और जो पोयम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9 से पोयम द ब्रूक, जो कि लिखी किसने है? एल्फ्रेड टेनिसन ने। द ब्रूक यानी कि अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, ब्रूक का मतलब क्या है? एक वाटर बॉडी, एक नॉर्मल वाटर बॉडी अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो एक नॉर्मल वाटर बॉडी होती है जिसमें वाटर फ्लो आउट करता है, जैसे आपके ओशन हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया। वैसे ही ब्रूक भी एक वाटर बॉडी है जिसमें पानी फ्लो आउट करता है। और जब वाटर फ्लो करता है तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जिनके थ्रू जिनसे वाटर टकराता है जब वो फ्लो करता है। अब जब एक वाटर फ्लो करता है तो वो पोएटिक लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम समझें उसको, उसके काफ़ी सारे मतलब होते हैं। वो काफ़ी तरीके की वॉइसेस क्रिएट करता है एंड वो कई बार पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है उनका और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। यही पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट इस पोएम द ब्रूक में एल्फ्रेड टेनिसन ने डिस्क्राइब किया। एल्फ्रेड ने बताने की कोशिश की है कि हमें कि कैसे जब एक ब्रूक फ्लो करती है तो उसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स वो फॉलो करती है, कौन कौन सी चीज़ों के थ्रू होके वो जाती है, कौन कैसी कैसी वॉइसेस वो क्रिएट करती है और उन वॉइसेस का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है एंड इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम कैसे कैसे देख सकते हैं। ये इस पोएम ब्रूक में बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ऑल्दो लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी हार्ड लगती है बट रियलिटी में बहुत इजी लैंग्वेज लिखी गई है, क्योंकि कुछ काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं। ये अगर हम पोएम ध्यान से पढ़ें तो हमारी वोकैबुलरी भी बहुत एनरिच होगी, हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में भी पता लगेगा। ये पोएम फुल्ली लोडेड है, मतलब इसमें इतनी सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं कि आप नई नई पोएटिक डिवाइस से इंट्रोड्यूस होंगे एंड नए नए डिफिकल्ट वर्ड से इंट्रोड्यूस होंगे। एंड इवन जब एक बार अगर हम यहाँ पे वो डिफिकल्ट वर्ड्स और पोएटिक डिवाइसेस को याद कर लेंगे तो हमारे लिए फ्यूचर में बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ये टाइम है जब हम सारी डिवाइसेस को, लिटरेरी डिवाइसेस को पढ़ के उनके नोट्स बनाने। तो ये जो टेनिसन की जो पोएम है जो 9 क्लास में इंट्रोड्यूस की गई है, इसका मेन रीज़न यही है कि हमें सारी की सारी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पता चल जाए। ये मेन रीज़न है ब्रूक को इंट्रोड्यूस करने का। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करता रहूँगा। बैकग्राउंड आपको बता दिया गया है कि कैसे जब एक वाटर बॉडी फ्लो करती है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से टकराती है, वो फ्लो आउट करती है, उसके रास्ते में अलग अलग चीज़ें आती हैं, एनिमल्स आते हैं, क्रीचर्स आते हैं, नेचर की कुछ वंडरफुल चीज़ें आती हैं। तो वो क्या क्या जो चीज़ें आती हैं वो क्या क्या चेंज लाती हैं उसके पाथ में, कैसे उनके पॉजिटिव चीज़ों को देखा जा सकता है, नेगेटिव चीज़ों को देखा जा सकता है और उससे हम क्या सीख सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, ये भी बताने की कोशिश की गई है। तो अब मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, यानी कि ब्रूक, ये पोयम सबसे बड़ी बात क्या है, ये पूरी की पूरी पोयम में एक पोएटिक डिवाइस थ्रू आउट यूज हुई है, यानी कि एक पोएटिक डिवाइस हर लाइन में एग्जिस्ट करती है और वो पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। ये वाली जो पोएटिक डिवाइस है ये पोयम में थ्रू आउट एग्जिस्ट करती है। कैसे? क्योंकि एल्फ्रेड टेनिसन ने ये जिस तरह से पोयम लिखी है, जिस तरह से हमको इसको डिस्क्राइब किया है पोयम को, हमें क्या समझ आता है कि ये पोयम जो ब्रूक है, जो एक वाटर बॉडी जो है, वो अपने आप ही एक्सप्लेन कर रही है अपनी चीजों को। यानी कि ब्रूक एक वाटर बॉडी बोलती तो नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे साइंस और सिंबल्स देती है हमें, लेकिन वो चुप है, वो लिविंग थिंग नहीं है ना एक वाटर बॉडी। लेकिन हमें यहां पर क्या बताया गया है कि ये जो पोयम है, ऐसा लगता है हमें ब्रूक सुना रही है, वो एक वाटर बॉडी हमें खुद पोयम सुना रही है आके। और इसलिए
इस पूरी पोयम, ये पूरी पोयम में जो पोएटिक डिवाइस यूज है वो पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ब्रूक एक नॉन लिविंग थिंग है, वो सुना नहीं सकती। और कौन सुना सकता है? एक लिविंग थिंग ही अपनी चीजें बता सकती है कि उसने जब वो चलती है तो वो क्या क्या डिफिकल्टी फेस करती है। एक इंसान हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, वही लोग तो बता सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक ब्रूक वो चीजें बता रही है जो वो अपने पाथ में जो अपने पाथ में वो चीजें देखती है। एक ब्रूक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। इसलिए जो पोएटिक डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि पर्सोनिफाई किया गया है, ऐसा बताया गया है कि एक ब्रूक लिविंग थिंग है। तो हम जो पहली लाइन पढ़ते हैं उसमें हमें ब्रूक क्या बता रही है? आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न। यानी कि जब ब्रूक चलती है, ब्रूक ट्रैवल करती है, अपने पाथ को पे चलती रहती है, तो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जो पानी में आके कभी कभी बैठ जाती हैं, पानी के ऊपर उड़ती रहती हैं। एंड ये जो ब्रूक है, इवन ये जो बर्ड्स हैं उनके थर्स्ट को शांत करती है। जब उनको प्यास लगती है तो इस ब्रूक से वो पानी पीते हैं। और ये जो हॉर्न्स वर्ड यूज हुआ है, ये आवाजें हैं किसकी? कूट की और हर्न की। कूट और हर्न कौन है? दो बर्ड्स हैं। हर्न यहां पे इसलिए यूज किया गया है ताकि वो कूट के साथ और पूरी लाइन में राइम करें। ऑल्दो जो रियल नेम है वर्ड का वो है हिरॉन, ठीक है, हिरॉन यूज है वो वर्ड, हिरॉन होता है वो वर्ड, बट यहां पे हर्न यूज किया गया है ताकि वो राइम करे यहां पे, ठीक है। तो पहली लाइन में ब्रूक हमारे से क्या कहती है कि मैं जिन पाथ को फॉलो करती हुई आती हूं, जिस रास्ते से मैं आती हूं, वहां पे कूट और हर्न यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो बर्ड्स हैं वो अपनी आवाजें निकालती हैं। वो कई बार मेरी बॉडी पे आके बैठती हैं, अपने थर्स्ट को शांत करती हैं, वो बोलती हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं, उनकी आवाजें आती हैं, ठीक है। क्योंकि हम भी देखते हैं कि कई बार वाटर बॉडीज के ऊपर चिड़िया एकदम वाटर के सरफेस को छूते हुए उड़ रही होती हैं, आवाजें निकाल रही होती हैं। कई बार हमें ऐसा लग रहा है कि वो खेल रही हूं। ऐसे ही ब्रूक के साथ है, उस पे भी कूट हर्न जो दो डिफरेंट बर्ड्स डिस्क्राइब की गई हैं वो इसके ऊपर खेलती हैं, इसके ऊपर आके बैठती हैं। अब बैठना ये भी एक वो दिया गया है कि उसको पर्सोनिफाई किया गया है, एक लिविंग थिंग का एस्पेक्ट उसके साथ उसको दिया गया है। तो हम क्या देखते हैं कि वो क्या कहता है कि आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न। कूट एंड हर्न के हॉर्न से ये ट्रैवल करती हुई आती है, ये बर्ड्स इसके ऊपर बैठती है, अपने थर्स्ट को शांत करती है। और यहाँ पे जब वो ब्रूक ट्रैवल कर रही है तो ये बर्ड भी इसके ऊपर आके बैठती है। ये पहली लाइन का मतलब है। हर्न कोई बर्ड नहीं है, हिरॉन होती है, बट यहाँ पे राइम करने के लिए हर्न यूज किया गया है। आई मेक अ सडन साले, और जब ये ब्रूक ट्रैवल कर रही है, इसके ऊपर बर्ड्स भी ट्रैवल करती हैं, तो उसके बाद ये सडन साले यानी कि एक सडन टर्न ले लेती है, ठीक है। तो कोई इसका फिक्स्ड पाथ नहीं है, ये कभी भी टर्न ले सकती है, ये मुड़ जाती है कहीं भी। तो वो ट्रैवल कर रही है, डिफरेंट बर्ड्स उसके ऊपर ट्रैवल करती हैं, उसके ऊपर बैठती हैं, और अचानक से ब्रूक एक सडन साले यानी कि एक सडन टर्न ले लेती है, ठीक है। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, यहां पे भी हम देखेंगे ब्रूक क्या बता रही है। पहले तो जो ये वर्ड है फर्न और स्पार्कल, ये जरूरी है। फर्न एक प्लांट, एक तरीके से हर्ब हो गई जो कि वाटर बॉडीज के किनारे पे, और कहीं बार वाटर बॉडीज के रास्ते में जब स्टोन्स आ जाते हैं तो उनके ऊपर प्लांट्स उग जाते हैं। एल्गी हो गए, बहुत सारी एल्गीज होती हैं, और कोने पे यानी कि जहां पे हम लोग भी कई बार बैठते हैं जहां पे, वहां पे भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। उनमें से ही एक प्लांट है फर्न। जब ये प्लांट फर्न वहां ग्रो कर रहा है, और जब ब्रूक एक टर्न ले लेती है, एक सडन साले ले लेती है, ठीक है। जब ये प्लांट वहां ग्रो कर रहा है और ये वाटर बॉडी इस प्लांट से टकरा के, और प्लांट के ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट रह जाती है, एक तरीके से प्लांट धुल जाता है, तो उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें रह जाती हैं, 2-3 बूंदें, वो स्पार्कल आउट करती हैं। यानी कि रियलिटी में स्पार्कल आउट कौन कर रहा है? फर्न स्पार्कल आउट कर रहा है, ठीक है। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, ये जो ब्रूक है ये फर्न को जब फर्न के थ्रू पास होती है तो फर्न भी स्पार्कल करने लगता है, और जो फर्न पे चीज स्पार्कल कर रही है वो ब्रूक का वाटर है, ठीक है। वो जो ब्रूक है वो है, यानी कि स्पार्कल करने वाली ब्रूक है। ये हम लोग यहां देखते हैं। अब लास्ट लाइन, टू बिकर डाउन अ वैली, यानी कि
पहले ब्रूक क्या एक्सप्लेन कर रही है कि पहले जब मैं चलती हूं तो मेरे ऊपर बहुत सारी बर्ड्स ट्रैवल करती हैं, उसके बाद मैं एक सडन टर्न ले लेती हूं, फिर मैं फर्न के अमंग स्पार्कल आउट करती हूं, यानी कि मैं अलग स्टैंड करती हूं, मैं शाइन करती हूं, मैं ब्राइट हूं, मैं उस फर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। एक तरीके से इंपॉर्टेंस बता रही है अपनी, टू बिकर डाउन अ वैली, और फिर वो फ्लो करती हुई एक वैली में आ जाती है, यानी कि फ्लो करती हुई एक वैली के अंदर एंटर कर जाती है। तो एक ऐसी जगह से जो कि बहुत शांत थी, वहां पे खाली इंसान नहीं थे बट चिड़िया थी, वो चिड़िया उसके ऊपर ट्रैवल करती थी, फिर वो एक टर्न लेती है, फिर वो फॉरेस्ट के थ्रू ट्रैवल करती है जहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, वहां पे वो पौधों के बीच में स्पार्कल आउट करती है, अपनी एक अलग पोजीशन स्टैंड करती है, और उसके बाद एक वैली में आ जाती है। बिकर डाउन अ वैली, बिकर का मतलब एक रेपिटेटिव कंटिन्यूअस नॉइज होती है, यानी कि जब अब पानी फ्लो करता है तो वो एक वॉइस क्रिएट करता है। अगर हम ध्यान से बैठ के कभी सुने, जाके बैठें, तो पानी फ्लो करते हुए एक बहुत, जो कि बहुत मेलोडियस वॉइस होती है, नेचर की वॉइस, वो पैदा करता है पानी। तो ये बिकर डाउन अ वैली, बिकर यहाँ पे वो ही रिपीटेटिव नॉइस को, जब पानी फ्लो करता जा रहा है तो वो जो एक वॉइस क्रिएट कर रहा है उसको बिकर कहा गया है। तो ब्रूक एक बहुत अननोन जगह से जहां पे खाली जानवर थे, फिर वो फॉरेस्ट में आती है और अब वो वैली में आ चुकी है। एंड ये सारी बातें हमें ब्रूक बता रही है, इसलिए हमने क्या कहा, पूरी पोयम में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन, और भी बहुत सारी हैं बट ये है। अभी हमारा पहला पैराग्राफ था, मैंने इसकी समरी बताई, अब मैं डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस को इसमें जो यूज हुई हैं उनको डिस्कस करूंगा। जो पहली लाइन थी उसमें मैंने बताया कि हर्न कोई बर्ड नहीं होती, जबकि रियल बर्ड क्या होती है, हिरॉन। बट क्योंकि ये इनके साथ राइम कट जाए इसलिए हमने यहां पे हर्न यूज किया है, हिरॉन नहीं यूज किया। एंड जब ऐसे कोई पोएट राइम कराने के लिए किसी वर्ड को शॉर्ट कर देता है, या उसके लिए ताकि उसका मतलब भी समझ आ जाए और वो राइम भी कर जाए, जैसे हर्न से हम समझ गए कि वो हिरॉन की बात कर रहा है, इसको पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है। ठीक है, तो जो पोएट ने डिवाइस यूज की है वो है पोएटिक लाइसेंस। तो जो हमने हर्न यूज किया है, अगर हम देखें, जो कि रियलिटी में क्या था, हिरॉन, पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो है पोएटिक लाइसेंस, यानी पोएट ने एक तरीके से लाइसेंस ले लिया, क्योंकि वो एक पोएट, जैसे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो हमें पता है हम गाड़ी चला सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया चला सकते हैं, हम जाएंगे। ऐसे ही जो वो पोएट है, क्योंकि उसे चीज़ों का ज्ञान है, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उसके पास एक लाइसेंस है कि वो वर्ड्स को कई बार चेंज कर सकता है ताकि वो राइम करे। ऐसा ही उसने यार यूज़ किया है। तो ये जो चीज़ें जब होती हैं, जब पोएट कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट बना देते हैं, उसको हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। और यहाँ पे हर्न पे वही पोएटिक लाइसेंस यूज हुआ है, जबकि हर्न कुछ नहीं होता, रियलिटी में हिरॉन होता है। देन अगर हम फर्स्ट लाइन देखें, फर्स्ट लाइन है आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, और सेकेंड लाइन है आई मेक अ सडन साले, यानी कि फर्स्ट लाइन भी आई से शुरू हो रही है और सेकेंड लाइन भी आई से शुरू हो रही है। जब दो लाइन एक ही वर्ड से शुरू हो तो जो पोएटिक डिवाइस यूज होती है उसको एनाफोरा कहा जाता है। तो लाइन 1 एंड 2 में जो पोएटिक डिवाइस हमने यूज की है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्यों है? क्योंकि आई से स्टार्ट होती हैं बोथ द लाइंस, सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, इसको इसलिए हम उसको एनाफोरा कहते हैं। तो एनाफोरा का हम लोग मतलब अगर समझें तो एनाफोरा का मतलब क्या होता है कि दोनों वर्ड्स आई से शुरू हो रहे हैं, दो लाइन के पहले वर्ड सेम है तो वो आई से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम उसको एनाफोरा कहेंगे। तो एनाफोरा का मतलब क्या है? जब 2 या 3 लाइन कंटिन्यूअसली सेम वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो पोएटिक डिवाइस जो यूज होती है उसको एनाफोरा कहा जाता है। अब सेकंड लाइन में ही 2 वर्ड्स हैं सडन साले। ये जो दोनों वर्ड्स हैं दोनों एस से शुरू हो रहे हैं और दोनों कंटिन्यूअस हैं, एक के बाद एक है। तो जब ऐसे 2 वर्ड्स हों जिनका फर्स्ट लेटर सेम हो और वो कंटिन्यूअस हो, एक के बाद एक हो, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन। कौन से वर्ड्स कर रहे हैं? सडन
सैले। ठीक है, तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है ऑलिट्रेशन, ALLITERATION, ऑलिट्रेशन। जब दो वर्ड्स उनका फर्स्ट लेटर सेम और वो कंटिन्यूअस हो, जो पोएटिक डिवाइस यूज होती है उसको ऑलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने हर्न में देखा कि पोएटिक लाइसेंस है, फिर हम अगर सडन साली में देखें तो ऑलिट्रेशन है। ठीक है, अब ये तो मैंने बता, फिर जो वर्ड है बिकर, बिकर एक नॉइस को डिपिक्ट करता है ना, क्योंकि बिकर का मतलब क्या होता है, रिपीटेटिव नॉइस। नॉइस कौन क्रिएट कर रहा है, वाटर। तो जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाएं नॉन लिविंग थिंग्स की वॉइस को दिखाने के लिए कि वो भी आवाज दे रहे हैं, वो भी एक तरीके की साउंड क्रिएट कर रहे हैं, उसको ओनोमैटोपिया कहा जाता है। ओनोमैटोपोइया, ओनोमैटोपिया कौन सी है उसमें, बिकर में, क्योंकि वो एक वॉइस को डिस्क्राइब कर रही है, एक वॉइस को डिपिक्ट कर रही है, किसकी, एक नॉन लिविंग थिंग की वॉइस हमारे सामने रखी गई है, इसलिए उसको ओनोमैटोपिया कहा जाता है। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें तीन पोएटिक, जो पहली डिवाइस थी वो थी, हमने जो देखा हर्न में, क्योंकि हिरॉन होता है तो हर्न यूज किया गया, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जो पोएटिक डिवाइस यहां हुई, पोएटिक लाइसेंस, देन सडन साले में ऑलिट्रेशन, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड लाइन सेम लेटर से शुरू हो रही है तो हमने उसको एनाफोरा कहा। और फिर ये जो पोएटिक डिवाइसेस थी, ये रिपीटेटिव नॉइज अगर हम कह सकते हैं। जो पहली लाइन है पूरी की पूरी, आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, इसमें भी इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्या होता है, जब हम एक लाइन को उल्टा लिख देते हैं राइम कराने के लिए। ठीक है, अब कूट एंड हर्न बाद में बताया गया, उनकी आवाज को पहले डिस्क्राइब कर दिया गया है और यह बताया गया है कि मैं वहां से आती हूं, जबकि जो रियल मेथड होना चाहिए वो हम एनिमल्स को लिखें, फिर उनकी वॉइस को डिस्क्राइब करके फिर किसी और चीज के बारे में लिखें, क्योंकि मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास यहाँ एनिमल्स हैं, इस लाइन में एनिमल्स हैं, बट इसको उल्टा लिखा गया है। तो पहली लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है हम उसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, तो टोटल 4 पोएटिक डिवाइस पहले आपके पैराग्राफ में, एनाफोरा, 2 लाइन सेम वर्ड, ऑलिट्रेशन 2 कंटिन्यूअस वर्ड, फर्स्ट लेटर सेम, पोएटिक लाइसेंस जब किसी वर्ड को चेंज कर दिया जाए, और इन्वर्जन जब एक लाइन को उल्टा लिखा जाए ताकि वो राइम करे। और एक बात नहीं भूलनी है, पूरी की पूरी पोयम में एक पोएटिक डिवाइस थ्रू आउट है जिसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन। अब यह बताया जा रहा है कि ब्रूक कहां कहां से ट्रैवल करती है, कौन कौन से पाथ से ट्रैवल करती है, क्या क्या उसके रास्ते में आता है। तो सबसे पहली चीज है बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, यानी कि 30 हिल्स को पार करके वो ब्रूक आ रही है। वो ब्रूक उन हिल्स में से तेजी तेजी से ट्रैवल कर रही है ताकि वो नीचे तक आ सके। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, तो 30 हिल्स में से पास ऑन होके वो नीचे आ रही है। और स्लिप बिटवीन द रिजेस, और वो स्लिप हो जाती है रिजेस के बीच में। रिजेस क्या होते हैं, लॉन्ग नैरो हिल्स। तो रिजेस का क्या मतलब है यहां पे, लंबी पतली, नैरो ज्यादा बड़ी नहीं, पतली हिल्स। जो लॉन्ग, जो लंबी पतली हिल्स होती है ना, काफी लंबी लंबी हिल्स होती हैं बट पतली होती हैं, इतनी मोटी हिल्स नहीं होती, उसको रिजेस कहा जाता है। ठीक है, तो पहले ब्रूक 30 हिल्स में से हरी डाउन करती है, और जब रिजेस आते हैं यानी कि पतली नैरो हिल्स आती हैं तो उसमें स्लिप करने लगती है। स्लिप करने का मतलब उसका पानी इधर उधर फ्लो आउट करने लगता है, उसका पानी अपना एरिया बढ़ा लेता है। क्योंकि पानी को ये नहीं कि हमें पानी की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, उसे जहां जगह मिलेगी वो वहां पे घुस जाएगा, वहां पे ट्रैवल कर जाएगा। लिक्विड स्टेट की ये प्रॉपर्टी है। तो इसलिए यहां पे भी हम क्या देखते हैं, क्योंकि रिजेस जो थे वो स्लिपरी थे, तो पानी स्लिप हो गया, उसे इधर उधर जाने की जगह मिली और वो फैल गया, तो पानी इधर उधर स्प्रेड आउट हो जाता है। फिर बाय 20 थॉप्स अ लिटिल टाउन, अब वो 20 थॉप्स से पास हो रहा है एक छोटे टाउन, यानी कि थॉप्स का मतलब क्या होता है, विलेजेस। अगर हम थॉप्स का मतलब यहां पे लिखें
जो विलेजेस होती है ना, स्मॉल स्मॉल जो टाउन्स हो गए एस्टैब्लिश्ड, तो पहले वो हिल्स में से ट्रैवल करती है, फिर नैरो हिल्स में से ट्रैवल करती है, वहां पे स्लिप कर जाती है, और अब वो हिल्स में से ट्रैवल करते हुए विलेजेस में आ गई। ब्रूक विलेजेस में आ गई और वो अब विलेजेस में से ट्रैवल कर रही है। एंड 100 ब्रिजेस, और हाफ अ हंड्रेड ब्रिजेस को वो पार करती हुई ट्रैवल करती जा रही है, रुक नहीं रही है। यानी कि वो इटर्नल है, वो रुक नहीं रही है और वो बहती रहती है। ये भी बताया गया है यहाँ पे कितनी चीजों को, कितनी डिफिकल्टीज फेस करके ब्रूक आ रही है, इन 4 लाइनों के थ्रू हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। पहले वो 30 हिल्स को पार किया, कितनी डिफिकल्टी, फिर रिजेस को पार किया, उसमें स्लिप भी हुई, बट स्टिल फ्लो आउट कर रही है, यानी कि डरी नहीं है, घबराई नहीं है, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है। फिर 20 विलेजेस को पार किया, उसके बाद यहाँ पे आई एंड 100 ब्रिजेस, और उसके बाद 100 ब्रिजेस में पार किया उसने, आधा दर्जन ब्रिजेस को पार किया उसने। तो यानी कि ये सेकंड पैराग्राफ में जो जो डिफिकल्टीज ब्रूक फेस करती है, क्या क्या डिफिकल्टीज उसके पाथ में आती हैं, ये हमें बताया गया है। अब इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, 20 थॉप्स में ऑलिट्रेशन है, यानी कि मैंने ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल एक सडन साले था, सडन साले, क्योंकि हम देखते हैं कि दोनों एसएस से हैं। यहाँ पे 20 थॉप्स दोनों टी से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ऑलिट्रेशन हो गया, जो एक पोएटिक डिवाइस हम देख सकते हैं। थर्ड लाइन में है 20 थॉप्स। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है, बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, बाय 20 थॉप्स अ लिटिल टाउन, ये रेपिटिशन है, क्योंकि दोनों, एक तो फर्स्ट जो वर्ड है वो सेम है, इसलिए इसको रेपिटिशन कहा गया है। यानी कि जब हम देखते हैं कि बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, बाय 20 थॉप्स अ लिटिल टाउन, एक तो बहुत ज्यादा राइम कर रहे हैं, दोनों में वर्ड्स सेम है। जब सेम क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स है और वो वर्ड्स डाउन टाउन, हरी लिटिल, ए आई, थॉप्स हिल्स, यानी कि दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो रिपीटेशन है, और बाकी इसमें कोई वो डिफिकल्ट, इसमें कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है। तो सेकंड पैराग्राफ में जो पोएटिक डिवाइस हुई है वो है फर्स्ट और थर्ड लाइन में रिपीटेशन और 20 थॉप्स में ऑलिट्रेशन। तो ये आपके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन थी। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए सेकंड पैराग्राफ में वो थे रिजेस। रिजेस होती हैं लॉन्ग नैरो हिल्स, ठीक है। थॉप्स होती हैं विलेजेस, ठीक है। तो यही 2 डिफिकल्ट वर्ड्स है जिनको समझना मुश्किल हो सकता है। फर्स्ट में जो कूट और हर्न है वो बर्ड्स हैं, 2 बर्ड्स के नाम हैं। सडन साले, यानी कि एक सडन टर्न ले लेती है, वो साले का मतलब टर्न, एक टर्न ले लेती है, ठीक है। फर्न एक प्लांट, एक हर्ब का नाम है। और बिकर का मतलब क्या होता है, एक रेपिटेटिव नॉइस, यानी कि कंटिन्यूअस वॉइस क्रिएट करना, जो कि पानी करता है। देखते हैं अगर हम वाटर बॉडीज के पास बैठे तो पानी एक कंटिन्यूअस वॉइस क्रिएट करता है। तो बिकर का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस वॉइस को क्रिएट करना। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो, यानी कि ब्रूक अभी भी अपना पाथ डिस्क्राइब कर रही है कि कितनी डिफिकल्टीज को फेस करने के बावजूद वो फ्लो करती है, और वो फ्लो करती जा रही है, अभी तक रुकी नहीं है। और आखिरी में जब वहां पे वो एंड होती है, जबकि एक वाटर बॉडी एंड होती है, तो वो बता रही है कि लास्ट में कोई फिलिप है, उसके फार्म के पास से ब्रूक फ्लो करती है। तो लास्ट में वो कहां से फ्लो कर रही है, फिलिप्स के फार्म के पास से। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और वहां पे जाके किसे ज्वाइन कर लेगी, ब्रूक को। यानी कि ब्रूक खत्म नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि एक एंड आ गया, एक रुक गई, वो नहीं, आगे जाके वो एक ब्रिमिंग रिवर, यानी कि एक कंटिन्यूअसली फ्लोइंग रिवर, जो कि एक वॉइस क्रिएट कर रहा हो। जब रिवर में पानी होता है वो फ्लो करता है, वो भी एक वॉइस क्रिएट करता है। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, तो अगर हम ब्रिमिंग रिवर का मतलब समझे तो ब्रिमिंग क्या कह सकते हैं कि एक टू ज्वाइन फ्लोइंग, जो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा हो, फ्लोइंग, ठीक है। तो ब्रिमिंग का मतलब अब ब्रूक क्या कर रही है, तो पहले उसने बहुत डिफिकल्टीज फेस की, फिर लास्ट में वो फिलिप्स के फार्म के पास से फ्लो करती है, और अब एंड में जाके वो क्या करती है, वो रिवर को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। रिवर आता है और उसमें ज्वाइन कर लेती है, एंड नहीं हुआ, और अब वो रिवर के साथ फ्लो करेगी, रिवर के साथ मिक्स होके वो फ्लो करती रहेगी। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर
फॉर men may come and men may go, but I go on forever। यानी कि यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्या कहा गया है कि men may come, यानी कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो एक ब्रूक है वो कंटिन्यूअस रहेगी, वो फॉरएवर रहेगी, वो कभी भी मरेगी नहीं। यानी कि एक तरीके से वो अमर है, वो एटर्नल है, वो कभी नहीं मरेगी। आदमी तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन एक ब्रूक को यहाँ पे एटर्नल बताया गया है जो कभी ना मरे, दोबारा से पर्सोनिफाई किया गया है उस तरीके उसको एक तरीके से। तो ब्रूक जो कभी ना एंड हो, जो कभी ना मरे, जो कंटिन्यूअस रहे, वहां पे कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहे और लोग आते रहे जाते रहे, और जब तक ये वर्ल्ड है, जब तक ये एग्जिस्ट करता है, जब तक ब्रूक फ्लो करती रहेगी बिना रुके बिना डरे। तो यहाँ पे भी उसको पर्सोनिफाई किया गया है। तो ये थर्ड पैराग्राफ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो मेन में और मेन में है, ये दोबारा से ऑलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। मेन में, क्योंकि दोनों एम से शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ऑलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद जो हमें यहां पे जो वर्ड हैं कम और गो, ये जो दो वर्ड्स हैं ये एकदम डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें कम यानी कि आना और गो जाना, तो ऑपोजिट वर्ड्स हो गए ना, ये दोनों ये ऑपोजिट हैं। तो जब दो ऑपोजिट वर्ड्स एक सेम लाइन में आ जाए उसको एनीथीसिस कहा जाता है। यानी कि जो पोएटिक डिवाइस इन दोनों वर्ड्स में यूज हुई है वो क्या है, एनीथीसिस है। तो कम और गो पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज हो रही है वो है एनीथीसिस। तो ऑलिट्रेशन का एग्जांपल था मेन में। एनीथीसिस जब दो ऑपोजिट वर्ड सेम लाइन में आ जाए तो उसको एनीथीसिस कहा जाता है। कम और गो क्योंकि दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, उनका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है, वो एक सेम लाइन में आते हैं, तो इसलिए जो पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज हुई है वो एनीथीसिस है, ठीक है। और जो पहली लाइन है टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो, इस लाइन में भी इन्वर्जन है। क्यों इन्वर्जन है, क्योंकि इस लाइन को राइम कराने के लिए, नीचे वाली लाइन से लाइन राइम कराने के लिए उल्टा लिखा गया है। टिल लास्ट, आखिरी में मैं फिलिप्स के फार्म से फ्लो करती हूं, यानी कि उसका फ्लो बताना चाहिए था कि फिलिप्स के फार्म से मैं आखिरी में फ्लो करती हूं। ये एक प्रॉपर सेंस बैठता है। बट इस लाइन में क्योंकि हम देखते हैं इन्वर्जन फॉलो हुआ है, क्योंकि इस लाइन को पूरा उल्टा लिखा गया है ताकि वो बाकी चीजों के साथ राइम कर सके। तो ये आपका थर्ड पैराग्राफ था। और पोएटिक डिवाइस है ऑलिट्रेशन, जिसका एग्जांपल मेन में कम गो एनीथीसिस, और पहली लाइन है इन्वर्जन का एग्जांपल। पर्सोनिफिकेशन थ्रू आउट द पोएम कंटिन्यूड है। अगला पैराग्राफ, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, यानी कि यहां पे क्या कहा गया है, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। अब ये चीज यहां पे सोचने वाली है, देखने वाली है कि जब ब्रूक फ्लो कर रही है, या फिर अगर हमने कभी कोई वाटर बॉडी देखी है, ओशन है, रिवर है, जब वो फ्लो करते हैं, जैसे रिवर गंगा है, जब वो फ्लो करती है और उसके पाथ में कोई स्टोन आ जाता है, बहुत बड़ा स्टोन, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, तो जब पानी उस स्टोन से जाके टकराता है तो वो एक वॉइस क्रिएट करता है ना, वहां पे एक आवाज आती है, ठीक है ना। वो पानी जब उस स्टोन से टकराता है तो एक वॉइस क्रिएट करता है। यहां पे क्या कहा गया है, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। ब्रूक क्या कह रही है कि जब मेरा वाटर फ्लो करता है और वो पत्थरों से टकराता है तो उस आवाज को कहा गया है कि मैं उन स्टोन से बात कर रही हूं। यानी कि फिर से पर्सोनिफाई किया गया कि ब्रूक बात कर रही है स्टोन से। हमें तो लगेगा टकराने की वजह से आवाज आ रही है, पर ब्रूक का क्या कहना है कि वो बातें हैं जो स्टोन और मेरे बीच में हो रही हैं, जब एक तरीके से हम लोग मिल रहे हैं। वो टकराना नहीं है, वो मिलना है, और जब दो लोग मिल रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं। इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, यानी कि वो चार्टर करता है स्टोनी वेज से, और जब बहुत सारे पत्थर हो ना तो ब्रूक का पानी क्या करता है, छोटे छोटे रास्तों में भी एंटर कर जाता है। पानी का फ्लो भी धीरे, हम देखते हैं पानी का फ्लो भी धीरे हो जाता है, और वो छोटे छोटे रास्तों में एंटर करके चल रहा है, कंटिन्यूअसली चले जा रहा है, ठीक है। तो वो इन लिटिल शार्प्स, छोटे छोटे शार्प टर्न है, ब्रूक का पानी वहां पे घुस चुका है। एंड ट्रेबल्स, आई बबल इनटू एडिंग बेज। अब ये लाइन क्या है, जो वाटर होता है ना, ब्रूक का जो पानी है, रिवर का भी पानी है, जब वो लैंड से टकराने वाला होता है तो टकराने से थोड़ी देर पहले हम देखते हैं कि पानी में बबल्स पैदा होते हैं, ठीक है।
तो बेस क्या होता है, बेस का मतलब क्या है कि जब वो लैंड है जहां से वो बिल्कुल पानी से टकराने वाला है, वो वाला लैंड को कहा गया है। तो जब वो बिल्कुल वाटर जो है वो लैंड से टकराने वाला होता है, तब उसमें बबल्स होते हैं, बबल्स क्रिएट होते हैं, बुलबुले आने लगते हैं पानी में, ये हम देखते भी हैं। तो ब्रूक क्या कहना चाह रही है कि जब मैं लैंड से टकराने वाली होती हूँ उससे थोड़ी देर पहले मैं बबल्स क्रिएट करती हूँ, मेरे अंदर बबल्स होते हैं। इससे पहले हमें बताया गया कि स्टोन से जब वो टकराती है तो वो बात करती है उनसे, ठीक है। आई बैबल ऑन द पेबल्स, पेबल्स छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, उनसे टकराने के बाद भी एक बहुत ही अच्छी सी आवाज आती है, बुलबुले से आते हैं। इवन अगर हम देखें कभी किसी इंसान को पानी में डुबा दिया जाए तो वो वाटर उसके मुंह से जब फ्लो आउट करता है और ऊपर पहुंचता है तो रिपल्स तो क्रिएट होते ही हैं, बट एक आवाज भी आती है। जब हम गार्गल करते हैं तो भी एक आवाज ही आती है ना, जो बुलबुले से जहां बनने लगते हैं। तो जो छोटे छोटे पत्थर हैं, जब वहां से ब्रूक का पानी पास होता है तो वहां पे एक बैबलिंग वॉइस क्रिएट होती है। जो वॉइस है उसको बैबल डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ का मतलब था। यहां पर इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं, ये जो हम देखते हैं चार्टर, ट्रेबल और बैबल, तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं ये ओनोमैटोपोइया के, ठीक है। क्योंकि ये वॉइस जो एक इंसान, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है, ब्रूक को उससे कंपेयर किया गया है। वॉइसेस बताई गई है कि पर्सोनिफाई के साथ साथ एक वॉइसेस भी बताई गई है कि कौन कौन सी वॉइसेस वो निकालता है। तो ओनोमैटोपोइया के जो एग्जाम्पल है वो है चार्टर, ट्रेबल और बैबल। ये तीनों वॉइसेस हैं जो कि ये बताया गया है कि ब्रूक का पानी क्रिएट करता है, इसलिए जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है ओनोमैटोपोइया। फिर थर्ड भी लाइन भी आई से शुरू हो रही है, आई बबल इनटू एडिंग बेस। फोर्थ लाइन आई बैबल ऑन द पेबल्स। ये जो थर्ड और फोर्थ लाइन क्योंकि आई से शुरू हो रही है, यहां पे भी हमने देखा था फर्स्ट और सेकंड लाइन आई से शुरू हो रही थी, तो पोएटिक डिवाइस क्या थी, एनाफोरा। तो इसलिए यहां पे भी हम देखेंगे ये जो इस पैराग्राफ की थर्ड और फोर्थ लाइन है, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, एनाफोरा, ANAPHORA, यानी कि जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो एनाफोरा है। तो यहां पे भी पर्सोनिफिकेशन थ्रू आउट एग्जिस्ट कर रहा है, पर पोएटिक डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं ओनोमैटोपोइया, चार्टर, ट्रेबल, बैबल और एनाफोरा में हम दोनों देखते हैं आए, क्योंकि दोनों आए से शुरू हो रहे हैं इसलिए एनाफोरा हो गया। अब हम लोग फिफ्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। With many a curve my banks I fret, by many a field and fallow। अब वो कह रही है कि with many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, यानी कि with many a curve बहुत सारे मोड़ आते हैं जब मैं ट्रैवल करती हूँ। जो बैंक्स होता है ना, यानी कि जहाँ पे वो लैंड से मीट करता है, जहाँ पे बैंक ऑफ वाटर, जहाँ पे हम भी जाके बैठ जाते हैं, जब वो लैंड से मीट करता है, वो जो बैंक है वहां पे बहुत सारे कर्व आते हैं, ठीक है। और वो कर्व जब वहां आते हैं तो वहां पे वो फ्रेट करती है, यानी कि एक तरीके की वॉइस क्रिएट करती है। विद मेनी अ कर्व्स माय बैंक्स आई फ्रेट, यानी कि बैंक्स के पास बहुत सारे कर्व्स आते हैं और वो वहां पे फ्रेट करती है। बाय मेनी अ फील्ड एंड फैलो, एंड फिर ब्रूक कह रही है कि मैं बहुत सारे फील्ड्स में से फ्लो करती हूँ, इवन बहुत सारे फैलो में से भी फ्लो करती हूँ। फैलो क्या होता है, अनकल्टिवेटेड लैंड होता है, ठीक है। तो हम फैलो को कह सकते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि फील्ड तो हो गया जहां पे कल्टीवेशन हो सके ना प्रॉपर, जहां पे कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा हो, ऐसी कोई प्लांट जो कि हेल्प करता है इंसान की उसकी फूड को शांत करने में, हंगर, उसकी थर्स्ट को, यानी कि कोई ना कोई पौधा ग्रो होता है। बट वो फैलोस में भी फ्लो करती है जो कि अनकल्टिवेबल लैंड है। यानी कि अब ब्रूक अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रही है। With many a fairy foreland set with willow, weed and mallow, और वो जब अपने रास्ते में चलती है, ट्रैवल करती है, तो उसने उस रास्ते को एक फेरी टेल से कंपेयर किया है। क्यों फेरी टेल से कंपेयर किया है, क्योंकि जब ब्रूक ट्रैवल करती है तो उसके रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट्स आते हैं, जैसे कि विलो, वीड, मैलो, ये बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं। तो ब्रूक जब इनके थ्रू ट्रैवल करती है तो कहती है कि जब विलो, वीड आ गया, मैलो आ गया, ऐसे ऐसे प्लांट्स जब आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। मैं ऐसा लगता है कि मैं किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में हूं, मैं एक फेरी टेल में हूं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि वो
फेयरी टेल से कंपेयर कर रही है कि मेरे जो पाथ है उसमें फेयरी टेल का भी कुछ पार्ट है, क्योंकि मैं बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स के थ्रू ट्रैवल करती हूँ। तो ये इस पैराग्राफ का मतलब था। जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जो जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, ऑलिट्रेशन यूज हुआ है फेयरी फोरलैंड में, ठीक है। तो ऑलिट्रेशन का एक और एग्जांपल, फेयरी फोरलैंड, FF, ठीक है, विद विलो वीड। ये भी ऑलिट्रेशन का एग्जांपल हो गया, क्योंकि तीनों W से शुरू हो रहे हैं, विद विलो वीड। तो अगर हम लिखें विद विलो वीड, W तीनों W से शुरू हो रहे हैं, तो विद विलो वीड, ये हम लोग के ऑलिट्रेशन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और ये जो पहली लाइन है, विद मेनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, इस लाइन में हम दोबारा से देखते हैं कि जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो इन्वर्जन है। तो दो पोएटिक डिवाइसेस हो गई, ऑलिट्रेशन, ठीक है, और विद मेनी विलो वीड WWW, और फेयरी फोरलैंड FF, और पहली लाइन में है इन्वर्जन। पर्सोनिफिकेशन तो थ्रू आउट चल दी जा रहा है। जो एक डिफिकल्ट वर्ड है वो है फैलो। फैलो एक अनकल्टिवेबल लैंड होता है जहां पे कुछ ग्रो नहीं कर सकते, और विलो वीड और मैलो जो है वो प्लांट्स के नाम है जो कि हमें बताए गए हैं।